हेलो दोस्तों, गाइड कैरियर संस्थान में आपका स्वागत है। आज जिस विषय पर बात करेंगे वो है रूसी क्रांति। रूसी क्रांति को समझने से पहले हमने यूरोप में समाजवाद को समझा। यूरोप में समाजवाद को समझने से पहले उसके पहले हमने फ्रांसीसी क्रांति को समझा। इसी क्रम में अगला जो हमारा आ रहा है वो रूसी क्रांति है। रूसी क्रांति में बहुत सारी कड़ियां हैं, इसको ध्यान से देखते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा है यूरोप में समाजवाद। यूरोप में समाजवाद से ही शुरू होता है रूसी क्रांति। बात करते हैं रूसी साम्राज्य 1914 में जार निकोलस द्वितीय का शासन था। जार निकोलस द्वितीय का शासन था, वह एक निरंकुश राजशाही शासक था। 1914 के दौरान रूसी साम्राज्य के बहुत सारे अंग सामने नजर आते हैं, बहुत सारा उसका विस्तार सामने नजर आता है। मॉस्को रूसी साम्राज्य का सबसे बड़ा शहर, सबसे प्रसिद्ध शहर मॉस्को था। मॉस्को के साथ साथ फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस के साथ साथ प्रशांत महासागर तक जाकर फैला था। प्रशांत महासागर के वहां से बहुत सारे राष्ट्र सामने आते हैं। उसके साथ साथ मध्य एशिया में जैसे कि जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान, ये बहुत सारे जो देश थे, ये बहुत सारे जो क्षेत्र थे जो रूसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। रूसी साम्राज्य के अंतर्गत ये बहुत सारे राष्ट्र आते थे। जार निकोलस द्वितीय एक निरंकुश राजशाही शासक होने के बावजूद वह किसानों पर, वहां के मजदूरों पर ध्यान नहीं देता था। वो अपनी भोग विलासशाही जीवन व्यतीत करता रहा। तो बहुत सारी चीजें थी। जार निकोलस द्वितीय का जब शासनकाल चल रहा था, वहां के जो लोग थे, जो रूसी साम्राज्य के लोग थे, उनमें कहीं न कहीं समानता थी। उनमें बहुमत था, चाहे किसानों को ले लिया जाए, चाहे मजदूरों को ले लिया जाए, चाहे मध्य वर्गीय लोगों को ले लिया जाए, तो उसमें एक समानता देखने को मिलती है। रूसी साम्राज्य में केवल एक खास समुदाय नहीं जी रहा था, बल्कि कई समुदाय, जैसे प्रोटेस्टेंट धर्म के हो सकते हैं, कैथोलिक, बौद्ध, यहाँ तक कि मुस्लिम धर्म के लोग भी अपना जीवन जी रहे थे। तो ये था रूसी साम्राज्य 1914 के दौरान उनकी स्थितियां। उसके बाद देखते हैं अर्थव्यवस्था और समाज। रूसी साम्राज्य 1914 के दौरान वहां की जो अर्थव्यवस्था थी, 85 से 90% लोग किसानी करते थे। क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति हम पढ़ चुके हैं, उसमें इस बात को जानते हैं कि फ्रांस में लोग 40 से 50% ही किसानी करते थे। यहाँ 90% तक किसानी लोग करते हैं। पूरे यूरोप में रूस ही एक ऐसा देश था जहां पर सबसे ज्यादा किसानी होता था। अर्थव्यवस्था को जब और आगे बढ़ाता है रूसी साम्राज्य के अंतर्गत, तो जैसे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, ये दो बड़े शहर हैं जो रूसी साम्राज्य में एक उद्योग धंधे को स्थापित करते थे, अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने में अव्वल थे। कारखाने, बहुत सारे कारखाने होते थे। ये दो तो बहुत बड़े केंद्र रहे, इसके बावजूद भी छोटे बड़े कारखाने रहे। साथ में बहुत सारे उद्योगपति थे, निजी संपत्ति वाले थे। ये सारे लोग अपना जीवन इसी में जी रहे थे, और इन्हीं की वजह से वहां के जो किसान थे, मजदूर थे, वो भी अपना जीवन जी रहे थे। बहुत सारी स्थितियां रही। उस समय जो फैक्ट्रियों में, उद्योग में जो प्रतिपाली जो घंटों का काम था, वो 15 घंटे था। कहीं कहीं 10 से 12 घंटे प्रतिपाली के घंटे सामने दिखाई देते हैं। ये सारी स्थितियां रहा। वहां पर जो महिलाएं रही, महिलाएं भी पुरुषों के मुकाबले 30 से 31% ज्यादा थी। और एक बात सामने बार बार आता है, महिलाएं भी पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर के फैक्ट्री में मजदूरी करती थी। लेकिन जब तनख्वाह की बात आती, सैलरी की जब बात आती है, मात्र पुरुषों के मुकाबले 3/4 ही मिलता था। कहीं न कहीं एक हिस्सा उनका कम कर दिया जाता था। ये बहुत सारी स्थितियां रही। ये जो अंतर आ रहा था, ये जो विभिन्नताएं पैदा हो रही थी, कहीं न कहीं एक हड़ताल का रूप ले लेती थी। जैसे कि कपड़ा उद्योग में जो हड़ताल हुआ 1896 से 97 के बीच हुआ। जो धातु उद्योग में हड़ताल हुआ वो 1902 के दौरान हुआ। ये जो हड़तालें करते थे,
जो मजदूरों में जो विभिन्नता दिखाई गई, या जो कुलीन जो सामंत थे वो मजदूरों और किसानों के प्रति जो असहयोग वाली जो भावना व्यतीत करते थे, ये सब आंदोलन उसी से चलते थे। क्योंकि देहात के क्षेत्र में सामंत और कुलीन ही वहाँ का शासन चलाए रहे थे, लेकिन उनके ऊपर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। जार मतलब होता है शासक, जार का उस पर शासन था, उसका हाथ था। तो इस तरीके से देहात में जो सामंत कुलीन थे वे अपनी क्रूरता और बर्बरता की वजह से किसानों को और मजदूरों का उत्पीड़न करते थे, कम मजदूरी देते थे और टैक्स ज्यादा लगाते थे। तो लेकिन रूसी साम्राज्य का स्थिति ही कुछ और था। वहां के किसान, वहां के मजदूर कभी दबे नहीं। बहुत बड़ा खासी रूसी साम्राज्य का बहुत बड़ा वजह यह रहा, अन्य क्रांतियां हुई, समाजवाद नहीं आया। लेकिन रूसी क्रांति होता है उसमें समाजवाद आ जाता है। जैसा कि हमने बताया कल की क्लास में जब बोल रहा था यूरोप में समाजवाद हमने जिस तरीके से खत्म किया, अंत तक जाते जाते यूरोप में समाजवाद पूरी तरीके से बैठ नहीं पाता है। क्योंकि जो विचारधाराओं की लड़ाई में तीन लोग सामने आ जाते थे, परिवर्तनवादी, रूढ़िवादी और उदारवादी। इनकी कहीं ना कहीं सरकार बनी, लेकिन रूस ऐसा एक देश है जहां पर समाजवादी की सरकार बनती है। तो रूस के जो किसान थे, मजदूर थे, भले ही वो लोग जो सामंत कुलीन थे उन पर जुल्म करते थे, लेकिन यहाँ के किसान करके दबते नहीं थे। इनमें एकता था। जैसे किसान एक यूनिटी के साथ जमींदारों का और जो सामंतों की जमीन थी उसको छीन करके आपस में बांट लेते थे। तो ये सारा काम वो शुरू कर दिए थे। तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए सामंत, कुलीन और साथ ही साथ जो जार था, जो वहां का शासक था, ये सब इन चीजों से भयभीत हो जाते हैं। तो ये सारी स्थितियां रही अर्थव्यवस्था और समाज को लेकर के। जब हम आगे बढ़ते हैं तो रूस में समाजवाद कैसे आ रहा है, कैसे पनपा, किसके विचारधारा से आया। कार्ल मार्क्स, जिसका नाम आपने सुना होगा, पिछले कक्षा में भी बताया। कार्ल मार्क्स एक समाज सुधारक व्यक्ति रहे हैं और ये पूंजीवाद का पतन चाहते हैं, तभी समाजवाद का उत्थान होगा, ऐसा इनकी विचारधारा रही है। कार्ल मार्क्स ने एशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना 1896 में की थी। क्योंकि यह गैर कानूनी संगठन था, क्योंकि जार निकोलस द्वितीय के समक्ष ये गैर कानूनी ही संगठन था। क्योंकि ये उस समय ऐसा नहीं हो सकता था, लेकिन इनके विचारधाराओं को लोगों ने जुटा, इनकी संख्या बढ़ने लगी, तो इन्होंने गठन किया। यूं समझिए रूसी क्रांति किसान की क्रांति रही है। किसान जमीनों को छीन करके, सामंतों से, कुलीनों से, जमींदारों से जमीनों को छीन करके आपस में बांट लिया करते थे। तो यूं कहिए कहीं न कहीं रूसी क्रांति एक किसान क्रांति का ही देन है। रूस में समाजवादी आने लगे। रूस में जो समाजवादी है धीरे धीरे बहुत तेजी से अन्य देशों के मुकाबले आने लगी। जैसा कि मैंने बताया, जब मैं यूरोप में समाजवाद पढ़ा रहा था तो यूरोप में समाजवाद अन्य किसी देश में नहीं आया, लेकिन रूस के जो किसान थे, मजदूर थे, उनमें समानता थी। बहुत बड़ी बात यही है, उनमें समानता थी, इसीलिए रूस में समाजवाद आता है। अन्य देशों के मुकाबले ये स्थितियां सामने नजर आती हैं। तो 1900 में आकर के एक समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी की स्थापना होती है। तो ये बहुत सारी स्थितियां रही, लेकिन यहाँ पर एक क्षण आकर के जो किसान और जो मजदूर थे, इनका खेमा दो भागों में बढ़ जाता है। इनकी समानता थोड़ा अलग अलग दिखाई देने लगती है। जैसे कि जो बोल्शेविक दल के नेता लेनिन थे, इनकी विचारधारा वाले लोग मानते थे सबकी बात हो, समाजवाद में प्रत्येक लोगों की बात हो, लेकिन मेंशेविक दल के नेता ये चाहते थे कि इसमें कुछ खास लोगों का ही मान और इनकी बातें रखी जाए। तो ये विभेद सामने नजर आते हैं। जब हम रूसी क्रांति को और आगे बढ़ाते हैं तो और एक भयावह क्रांति सामने नजर आती है, 1905 की क्रांति। 1905 की क्रांति यूं समझिए, आप चूंकि जानते ही हैं, निरंकुश राजशाही रूस में चल रहा था। निरंकुशता का मतलब ये होता है कि जो वहाँ का जार है, जार मतलब शासक, वो अपनी प्रजा का ख्याल न रखता हो, अपने ही में ही मस्त रहता हो, जनता से उसका कोई मतलब ना हो। ये होता है निरंकुश राजशाही। ये सारी स्थितियां तो पैदा हुई गई थी।
क्योंकि ड्यूमा ड्यूमा उस समय संसद का नाम होता था। जो उसमें का राजा था वो ड्यूमा के अधीन नहीं था। यदि ड्यूमा कुछ कह दे, संसद यदि कुछ कह दे, तो राजा उसको माने, इस बात के लिए वो बाध्य नहीं था। यही वो कमजोरी रही है जिसकी वजह से जो जार था वो निरंकुशता के एक पड़ाव में घिरता गया। 20वीं सदी के प्रारंभ में ये सारी स्थितियां सामने नजर आ रही थी कि जो जार है, शासक है, वो संसद से स्वतंत्र है। 1904 में रूसी मजदूरों के लिए मतलब समझिए बहुत बुरा दौर सामने आ गया। मतलब हाहाकार मच जाता है, लोग मरने लगते हैं, बेरोजगारी की संख्या बढ़ जाती है और साथ ही साथ जो लोग रोजगार थे उनके वेतन का 20% कम हो जाता है, कम कर दिया जाता है जार शासक के द्वारा। 1904 में इन सारी चीजों को देखते हुए रूसी श्रमिक सभा का गठन होता है। रूसी श्रमिक सभा का गठन होने से वहां के जो किसान मजदूर एक बात का आह्वान करते हैं और ये प्रण लेते हैं और संगठन बनाते हैं। और जो पिछले समय में कुछ समय पहले जो 15 घंटा प्रतिपाली होता था, 10 से 12 घंटा प्रतिपाली होता था, उसको 8 घंटे प्रतिपाली करने में सफल हो जाते हैं। इसको करने के लिए 1,10,000 मजदूर इकट्ठा होते हैं, उस पर अमल करते हैं और मांग करते हैं और अपने हड़ताल को आगे बढ़ाते हैं। इन सारी स्थितियों को देख करके राजा जार थोड़ा सा डर जाता है और जो यहाँ के जो किसान मजदूर थे इतने हतोत्साहित हो जाते हैं अपनी मांग और हड़ताल को आगे बढ़ाने के लिए राजा के महल पर ही धावा बोल देते हैं। जब राजा के महल जार शासक के महल पर धावा बोल देते हैं, वहां के सैनिक सिपाही किसानों और मजदूरों पर आक्रमण कर देते हैं, जिसकी वजह से 100 मजदूर मर जाते हैं और 300 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। तो इतिहास में जो ये घटना रही 1905 के दौरान, इतिहास में जो ये घटना रही उसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। खूनी रविवार याद रखिएगा। 1905 की शुरुआत, ये जो स्थितियां रही, जो काम हुआ, जो खूनी रविवार का काम हुआ, उसके मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे लोगों ने एक यूनिटी का काम किया। जैसे कि उस समय के जो विद्यार्थी थे अपने स्कूलों को छोड़ देते थे, जो डॉक्टर हैं अपने हॉस्पिटल को छोड़ दिए, जो इंजीनियर हैं काम धंधे को सब बंद करके, मजदूर किसान सब काम धंधों को बंद करके एक यूनाइट होकर के इसे जार निकोलस द्वितीय जो निरंकुश था, जो शाही शासन चल रहा था, उसके विरुद्ध एक अभियान चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं तब जाकर के थोड़ी इन्हीं सफलता मिलने लगती है। जब हम अगले चरण में जाते हैं, रूसी क्रांति की जो अगला चरण है, प्रथम विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य, काफी बेहतरीन वाला ये पॉइंट है। जब मैं प्रथम विश्व युद्ध बता रहा था, उस दौरान मैं एक बात बोला था, बोल्शेविक दल का नेता व्लादिमीर लेनिन जिस तरीके से देख रहा था रूस के लोग, रूस की जनता, रूस के सैनिक प्रथम विश्व युद्ध में कैसे मरते जा रहे हैं, यहाँ तक कि जब अमेरिका कूद पड़ता है प्रथम विश्व युद्ध में, स्थिति और भयावह हो जाती है। इन सारी चीजों को देखते हुए लेनिन ने जर्मनी से संधि करके अपने देश को अलग कर लिया, बहुत सारे लोगों की जान बचा ली। तो ये कहीं ना कहीं वो जिसमें प्रथम विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य के संबंध को दिखाता है। जब मैं इसके विस्तार से जाता हूँ, जब इस पॉइंट का मैं जब विस्तार बताता हूँ, तो आपको प्रथम विश्व युद्ध की तरफ जाना पड़ेगा। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू होता है, 11 नवंबर 1918 को खत्म होता है। 4 साल का इसका पीरियड रहा है। जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 के दौरान 2 खेमे थे, एक खेमे की तरफ, एक गुट की तरफ, जो ट्रिपल अलायंस था। 1882 में उसका एक संगठन बना था जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली थे। क्लियर है। और दूसरे खेमे में जो त्रिगुट थे, 1907 में इस खेमे में त्रिगुट का निर्माण हुआ था, जिसमें रूस, यूरोप और फ्रांस और इंग्लैंड, ये 3 अलग खेमे थे। तो 2 खेमा एक तरफ हो गया था। जो 6 अप्रैल 1917 को संयुक्त राज्य अमेरिका इस युद्ध में शामिल होता है, तो इस खेमे के साथ शामिल होता है। इस खेमे में जो कौन कौन है, रूस है, फ्रांस है और ब्रिटेन है, इसके साथ साथ अमेरिका आ जाता है। तो ये सारी स्थितियां बन जाती हैं। 2 खेमा में बहुत विधिवत तरीके से युद्ध होता है, पूरे यूरोप को प्रभावित करता है और पूरे यूरोप से पूरा विश्व प्रभावित होता है। यूरोप की इतने जन धन का नुकसान होता है। यूरोप का जो अर्थव्यवस्था है, जो पूंजी है, जो श्रम है, सबका खात्मा कर देता है। तो मैं जिस तरीके से बता रहा था, जब जर्मनी
और रूस पर आक्रमण करता है, जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ रूस की सेनाओं को हराने लगता है, तो रूस की सेना दम तोड़ने लगती है, हार जाती है, भुखमरी पैदा हो जाती है। तो इन सारी स्थितियों को देखने की वजह से जो वहां का लेनिन है, लेनिन एक प्रभावी नेता के रूप में सामने बढ़ रहा था। वो अपनी जनता का नेतृत्व कर रहा था, एक संगठन बना लिया था समाजवादियों का। तो यही वो मौका रहा जिसकी वजह से लेनिन जर्मनी से संग कर लेता है और अपने राष्ट्र को अलग कर लेता है, और यहीं पर रूसी क्रांति समाप्त हो जाती है। रूसी क्रांति एक अपना अलग वर्चस्व लेकर के प्रथम विश्व युद्ध से हट जाती है। तो ये बहुत सारी स्थितियां, बहुत सारे ये जो पॉइंट हैं, तब जाकर के रूसी क्रांति को एक आयाम देती है। मैं समझता हूँ रूसी क्रांति को समझने के लिए पहले कहीं न कहीं हमें फ्रांस की क्रांति से गुजरना अति आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार यूरोप में समाजवाद से गुजरना है, उसके बाद ही रूसी क्रांति को हम समझ सकते हैं। यह जो विषय है किसी के पल्ले नहीं पड़ता है, क्योंकि गाइड करे संस्थान का यह उद्देश्य है एक धीमी गति से लेकिन निरंतर, एक धीमी गति से लेकिन निरंतर इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। जो हमारे जो देखने वाले स्टूडेंट हैं, जो व्यक्ति हैं, वो एक लंबी तैयारी के लिए में जुटे हुए हैं, एक IAS पीसीएस कर सकते हैं, या अपने मस्तिष्क को और उजागर करना चाहते हैं, इस अभियान में जुड़े हैं, तो गाइड करे संस्थान आपके लिए बेहतर है। जिस तरीके से हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं बहुत सारी चीजों को लेकर के एक नए उमंग और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए